दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के एक गाना इन दिनों हर एक के जुबान पर चढ़ा हुआ है और वह गाना है कि आइए ने हमारे बिहार में। अब इसी गाने से जुड़ा हुआ एक और मामला राजधानी पटना से सटे इलाके बिहेटा में देखने को मिला है, जहां एक महिला गैंग के द्वारा बैंक के अंदर आने वाले ग्राहकों के साथ बड़े ही आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जिसके बाद अब लोगों द्वारा यह कहा जाना शुरू कर दिया गया है कि आइए हमारे बिहार में, तो खुद काफी अलर्ट रखिए बाजार और भीड़ भाड़ में। दरअसल पटना जिले की बिहेटा बैंक के अंदर इन दिनों का महिलाओं का एक गैंग एक्टिव हुआ है। जब महिलाओं का गैंग जो बैंकों में भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके पैसे जमा और निकासी करने आने वाले ग्राहकों को बड़े ही आसानी से चपत लगा जाती है और किसी को इस बात की भनक तक उस समय नहीं लगती है। अब इसका खुलासा एक ग्राहक के साथ हुए हादसे के बाद हुआ है। ऐसा ही एक हादसा एक ग्राहक के साथ हुआ है और उस ग्राहक का नाम है विपिन कुमार। उनका कहना है कि जब वो पैसा जमा करने काउंटर पर पहुंचे और अपने साथ लाए बैग में पैसा नहीं मिला, इसके बाद वे बैंक के मैनेजर से मिलकर के सीसीटीवी जांच करने की बात कही और जब जांच की गई तो फिर सभी लोग हैरत में पड़ गए। जानकारी के मुताबिक इस सीसीटीवी में फुटेज में दिख रहा है कि बिहेटा थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव निवासी विपिन कुमार बैग में पैसा लेकर के जमा करने गए थे। इसी दौरान 3 महिलाओं का गैंग विपिन के पास मंडराने लगा और लाइन में खड़े विपिन के पीछे एक महिला भी खड़ी हो गई। जब फिर उस महिला विपिन के बैग से पैसा निकाल करके आराम से मौके से फरार हो गई। विपिन जब अपना बैग के चेक किया तो फिर बैग से 56,800 रुपये गायब था। दोस्तों बात करेंगे कि देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी। सरकार ने कच्चे जूट की खरीद का न्यूनतम मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। इस फैसले से देश के 40 लाख किसानों और फिर उससे जुड़े हुए 4 लाख मजदूरों को सीधा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 5,050 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है। सरकार ने यह फैसला अपने उस सिद्धांत का पालन करते हुए लिया है जो उसने साल 2018-19 में केंद्रीय बजट पेश करते हुए प्रस्तुत किया था। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राज्य के वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पहले भगवान श्री कृष्ण को अपने सपनों में देखने की बात कही और अब उन्होंने बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को भविष्यवाणी की है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी डोल जाएगी। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा है कि आप लोग ये याद रखेगा, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान से भाजपा का सफाया होना तय है। मेरा भविष्यवाणी है कि जिस गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं वह हिलकर ही रहेगा। भाजपा के इशारों पर ही सब कुछ हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाया गया है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों के पीछे, हमारे परिवार के पीछे, जितने भी समाजवादी नेता हैं उनके पीछे दुश्मन की तरह पड़ गई है। यह हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। भाजपा के कमजोर करने से विपक्ष कमजोर नहीं होने वाली है। भाजपा के लोग अभी सदन दुखरा रो रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब आप सरकार में थे तो फिर क्या किए थे? बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है, भाजपा के इशारों पर ही सब कुछ हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा बिजली दरों में वृद्धि की घोषणा के साथ ही बिजली उपभोक्ता मायूस है। साथ ही उनमें इस फैसले के खिलाफ रोष है, गुस्सा है, चाहे वह व्यवसायी हो, किसान हो या फिर आम ग्रामीण। यह सरकार के इस कदम का सभी वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल बिजली की दरों में 24% की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में उपभोक्ता सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यह साथ ही लोगों का कहना है कि नए मीटर से बिल ज़्यादा ही आ रहा था, अब मीटर ही उखाड़ करके रख देंगे ताकि बिल देना ना पड़े।
जब बिहार के गया के एक बिजली उपभोक्ता जफर इमाम का कहना है कि पहले का बकाया बिजली बिल था उसे ही माफ़ करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब बिजली की कीमतों में सरकार द्वारा फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। बिजली की कीमतों को कम किया जाना चाहिए। बिजली की कीमत दर ज़्यादा रहने से सरकार के खिलाफ नकारात्मक संदेश जाएगा। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या सच में बिजली दर बढ़ोतरी होने से आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा? क्योंकि बिहार सरकार ने 24% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। जी हाँ, यानी कि पहले आपको अगर 100 रुपये देने पड़ते थे तो अब आपको 124 रुपये देने होंगे। जी हाँ, ऐसे में आप पर क्या बोझ पड़ने वाला है या नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार की एक अदालत के परिसर में शुक्रवार को फैमिली ड्रामा देखने को मिला, जब कोर्ट में दूसरी शादी करने आए 5 बच्चों के पिता की पहली पत्नी ने जम करके हंगामा किया। पहली पत्नी को जब पता चला है कि उसका पति दूसरी शादी करने कोर्ट पहुंचा है तो फिर वह मौके पर पहुंच करके जम करके हंगामा की। हंगामा को देखते हुए कोर्ट परिसर में भीड़ जुट गई। फिर बाद में कोर्ट पर मौजूद लोगों ने मामला शांत करवाया। दूसरी शादी को देख करके पहली पत्नी जहां भरण पोषण के लिए हिस्सा मांगने लगी, वहीं दूसरी पत्नी को ये मालूम नहीं थी कि उसका आशिक पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन वह साथ में रहना चाहती है। दरअसल बिहार के जमुई जिले के झाझा इलाके के रहने वाले जितेंद्र की पहली शादी 2011 में रूबी देवी से हुई थी, जिससे 5 बच्चे भी हैं। बाद में जितेंद्र ठेकेदारी करने जमशेदपुर चला गया, जहां 1.5 महीने पहले पड़ोसी की एक लड़की काजल से प्रेम करने लगा। जब पहली पत्नी और फिर 5 बच्चों को भुला करके काजल के साथ प्रेम प्रसंग में डूबे जितेंद्र ने 8 दिन पहले मंदिर में दूसरी शादी कर ली थी और शुक्रवार को कोर्ट मैरिज करने के लिए न्यायालय परिसर में पहुंचा था। इसकी भनक पहली पत्नी को लग गई और फिर क्या था, कोर्ट पहुंच करके अपनी हिस्सेदारी मांगते हुए वह हंगामा करने लगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक प्रेमी युगल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रेमी युगल अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। मामला बिहार के जमुई जिला से जुड़ा हुआ है। दरअसल जिले के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में एक प्रेमी युगल ने घर से फरार होकर के मंदिर और कोर्ट में शादी कर ली, लेकिन अब उसकी जान की रक्षा करते हुए गुहार लगाई गई है। शादी कर चुके प्रेमी युगल अपने परिवार से ही जान को खतरा बता रहे हैं। पुलिस से गुहार लगाते हुए इस प्रेमी युगल सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया है। लव मैरिज करने के बाद अपने परिवार वालों से ही जान का खतरा का नुकसान होने की बात कह रहे हैं, जब प्रेमी प्रेमिका ने वीडियो वायरल करके सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये मामला जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के दुफेरी गांव का है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मौसम में सुधार होने के बाद पटना समेत बिहार के लगभग सभी जिलों में गर्मी बढ़ी है। जब पटना के अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे के दौरान 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ये 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि 34.7 डिग्री सेल्सियस के साथ वैशाली में बिहार का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंरचन का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और इसके आसपास क्षेत्र में बना हुआ है। इनके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान पछुआ हवा का गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आसार हैं। जब वहीं 2 दिनों बाद बिहार के उत्तर पूर्व और फिर दक्षिण भागों में 1 या फिर 2 स्थानों पर बिजली के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। 26 मार्च से 28 मार्च तक इन जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी गई है। दोस्तों, अगर आप सस्ती दर पर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि आप बिहार में सस्ती दर पर कैसे गाड़ी खरीद सकते हैं और कहां से गाड़ी खरीद सकते हैं। तो बात करते हैं कि मद्य निषेध उत्पाद विभाग की ओर से भागलपुर और नवगछिया में बड़ी संख्या में गाड़ियों की नीलामी हो रही है। नीलामी में 1,000 रुपये में आपको बाइक मिल जाएगा, 10,000 रुपये में मोटर कार होने वाली है, या 10,000 रुपये में आपको 4 चक्का गाड़ी मिल जाएगा। इसको लेकर के बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। आपको बता दूं कि शराब के अवैध काम में संलिप्त गाड़ियों को भागलपुर पुलिस की ओर से जब्त किया गया था। मद्य निषेध उत्पाद विभाग की ओर से उसकी नीलामी की जा रही है। नीलामी के लिए जारी की गई सूची में कुल 166 गाड़ी शामिल है, जिनमें मोटरसाइकिल से बाइक, टेम्पू, कार, ट्रैक्टर और ट्रक भी शामिल है। आपको बता दूं कि इस बार मद्य निषेध विभाग की ओर से सचिवालय स्तर पर मिले निर्देश के बाद गाड़ियों की नीलामी कर रही है। नीलामी प्रक्रिया में डाले गए गाड़ियों की सूची में शामिल 166 गाड़ियों में से 89 रद्दीकृत गाड़ी है। जी हाँ, जिनका मूल्य काफ़ी कम रखा गया है। हैरत की बात यह है कि रद्दीकृत घोषित होने वाहनों की नीलामी के लिए भी काफ़ी संख्या में आवेदन और डीडी मद्य निषेध विभाग में जमा कराए गए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ हिंसा की झूठी खबर फैलाने के मामले में गिरफ्तार सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप की परेशानी कम ही नहीं हो रही है। मनीष कश्यप से एक तरफ EOU की पूछताछ जारी है, जब पहले 24 घंटे के रिमांड के बाद उसकी रिमांड की अवधि 4 दिन और बढ़ा दी गई है। जब वहीं बिहार पुलिस की तरफ से भी सख्ती से मनीष कश्यप से पूछताछ की जा रही है, तो फिर वहीं तमिलनाडु पुलिस यूट्यूबर को अपने साथ ले जाने की इंतजार कर रही है। ऐसे में इन मामलों में 2-3 को छोड़ करके सभी नॉन बेलेबल है। कानून के जानकार मानते हैं कि मनीष कश्यप पर जिन जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें से कुछ को छोड़ दें तो फिर लगभग सभी धाराओं में उन्हें जमानत मिलना मुश्किल है। वहीं अगर मनीष कश्यप पर दोष सिद्ध हो जाता है तो फिर उनके ऊपर जो धाराएं लगी है उनमें से 468 के तहत 5 से 7 साल तक की सजा और 505 1B और 505 1C के तहत 3 से 5 साल की सजा दी जा सकती है, जिसका कानून में प्रावधान है। ऐसे में दोषी सिद्ध होने पर मनीष कश्यप को 5 से 7 साल तक का अधिकतम जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि मनीष कश्यप पर जिन जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है उनमें जमानत के लिए भी उन्हें 1 महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि उनके ऊपर लगी धाराओं में जिला जज से जमानत मिलने की उम्मीद कम है। जमानत के लिए उसे सेशन कोर्ट जाना ही होगा, जहां उसे 1 महीने से ज़्यादा का वक्त भी जेल में गुजारना पड़ सकता है। वैसे मनीष कश्यप पर तमिलनाडु और बिहार में इतने केस दर्ज हैं कि अगर सभी मामलों में मनीष कश्यप को दोषी ठहराया गया तो फिर उन्हें जिंदगी भर जेल में गुजारना पड़ सकता है। जब मनीष कश्यप के खिलाफ केवल बेतिया में 7 मामले दर्ज हैं, पूरे बिहार में उसके खिलाफ 14 गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं तमिलनाडु में भी मनीष कश्यप के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं। जब मनीष कश्यप को जानने वाले बताते हैं कि वह बचपन से ही काफ़ी शरारती रहा है। जब पश्चिमी चंपारण के महनुआ डुमरी गांव का रहने वाला ये लड़का आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। जब मनीष कश्यप को रिश्तेदारों की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि वह घर से बचपन में गायब हो गया था, तब उसका लंबे समय तक कोई भी अता पता नहीं चला। यानी कि मनीष कश्यप घर से बचपन में ही गायब हो गया था और काफ़ी दिनों तक घर से गायब रहा। जब बचपन में जब मनीष कश्यप घर से भागे तो फिर वह लंबे समय से कहाँ रहा, किसके संपर्क में रहा, ये राज ही है। ये आज तक इस राज को कोई नहीं जान सका है। जब फिर वह खुद घर लौट आया, फिर यहाँ आकर के वे छात्र राजनीति करने लगे, जहाँ उसके ऊपर मुकदमे हुए और वे जेल भी गया। मनीष कश्यप के परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे और दादा एवं पिता फौज में रहे हैं। मनीष कश्यप के रिश्तेदार बताते हैं कि उसका सत्ता के खिलाफ संघर्ष और उसका बरबोलापन उसे ले डूबा। दोस्तों बात करते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कल सीबीआई पूछताछ किया है। जहां इसके लिए तेजस्वी यादव अपने घर से सीबीआई ऑफिस के लिए निकले। जहां इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने जांच एजेंसी को हमेशा सहयोग किया है। जहां देश का माहौल आजकल आप देख ही रहे हैं, जहां झुकना बहुत आसान है, लड़ना बहुत मुश्किल है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कल सीबीआई की टीम ने पूछताछ किया है। तेजस्वी यादव से यह पूछताछ राजधानी दिल्ली में स्थित सीबीआई कार्यालय में हुआ है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे। दोस्तों बात करते हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के निर्णय की जदयू ने तीखी आलोचना की है। जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसके लिए सीधे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हड़बड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि केंद्र की भाजपा सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। इसकी पूरी पटकथा बीजेपी ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि सूरत के सत्र न्यायालय द्वारा अपील के लिए दिए गए 1 महीने के समय को दरकिनार करते हुए आनन फानन में भाजपा सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। काश केंद्र की सरकार 81,000 करोड़ के कॉरपोरेट घोटाले के विरुद्ध ऐसे ही त्वरित कार्रवाई करती। संभव है कि इसके जांच की मांग का खामियाजा राहुल गांधी को उठाना पड़ा। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है, उससे पूरा देश अचंभित है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव नज़दीक हो तब वर्षों पुराने एक मामले में सूरत गुजरात की निचली अदालत द्वारा सजा देना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। जब फिर तुरंत 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर देना, ये सब अस्वाभाविक लगता है।
यह चौधरी ने कहा है कि राजनीति में इस तरह की घटनाएं अच्छा संकेत नहीं देती। राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शुक्रवार को कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करना भाजपा की तानाशाही का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह लोकतंत्र और संविधान के साथ ये खिलवाड़ है। भाजपा विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। भाजपा ने 2024 की संभावना को लेकर के अपना संतुलन खो दिया है। यह सभी समान विचारधारा वाले एक होकर के मुकाबला करें। दोस्तों, बात करेंगे कि मोहब्बत कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकती है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर से प्रेम और रिश्तों के ताने बाने को झकझोर कर देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है। एक शादीशुदा महिला को उसकी बड़ी बहन के बेटे से प्यार हो गया। जी हाँ, मोहब्बत इतना गहरा कि वह पति को भी नहीं पहचान रही है। जब वह मौसी कहने वाले शख्स के साथ शादी करने के लिए सभी मर्यादा को तोड़ दी है और अड़ी पड़ी है शादी करने के लिए। जी हाँ, मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के कटरा थाना इलाके के एक गांव की है। विवाहिता कांटी थाना इलाके की रहने वाली है। जब उसकी बड़ी बहन का ससुराल कटरा के एक गांव में है। यह प्यार में पागल महिला पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। बताया जाता है कि पिछले दिनों महिला अपने बहन के ससुराल गई। जब कुछ दिन रहने के बाद वह अपनी बहन के बड़े बेटे के करीब आ गई। जब दोनों के बीच संबंध बनने लगे। जब कुछ दिनों के बाद युवक अपनी मौसी से प्रेमिका बनी विवाहिता को घुमाने के लिए कानपुर ले गया। वहां से लौटे तो फिर उनका रवैया देखकर के बड़ी बहन को शक हुआ। किराए से पूछताछ करने पर विवाहिता ने अपने प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया। जब सामाजिक स्तर पर निस्तारण नहीं होने के बाद मामला थाने तक पहुंचा। थाने में विवाहिता ने हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया। सभी संबंधी और फिर परिवार वाले उसके रिश्तों का हवाला देकर के समझाते रहे, लेकिन वे किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसने पुलिस के सामने अपने पति को पहचानने से ही इनकार कर दिया। जी हाँ, इस मामले में पेश में पड़ी है। या किसी और से कोई आवेदन नहीं दिया गया है। महिला को समझाने में परिवार वाले लगे हुए हैं। जब पुलिस को शिकायत का इंतजार है। जब थाना अध्यक्ष का कहना है कि शिकायत दी जाएगी, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को ठगी का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। यह खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा विदेश में नौकरी के नाम पर काफ़ी ज़्यादा ठगे जा रहे हैं। यह ठग के चंगुल में यहाँ के युवा फंस रहे हैं। ऐसा ही बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक के युवाओं ने लाइन लगा दी है नौकरी के लिए। ये सभी युवा सोशल मीडिया के जरिए विदेश में नौकरी का ऑफर पाकर के पटना पहुंचे थे। एक दो नहीं, अब तक ऐसे युवाओं की तादाद 150 पार हो चुकी है। प्रक्रिया होने लगी तो फिर घर वाले भी खुश थे कि खूब पैसे आएंगे विदेश से। कुछ ने छिपा कर तो कुछ ने घर वालों से लेकर के पैसे जमा कराए ताकि वीज़ा आदि बन जाए। वीज़ा आ भी गया, लेकिन जब इराक के लिए निकलने की बारी आई तो फिर पता चला है कि वीज़ा फर्जी है। लौट करके कंसल्टेंसी के दफ्तर पहुंचे तो फिर ताला जरा था। जहां अब ऐसे युवा पटना में थाने का चक्कर लगा रहे हैं। अब कंसल्टेंसी के डायरेक्टर समेत 6 पर केस दर्ज हुआ है। इराक की कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के 150 युवाओं से करीब 50 लाख रुपए ठग करके कंसल्टेंसी के भगाने की प्राथमिकी पटना के श्री कृष्णपुरी थाने में दर्ज हुआ है। यह ठगे गए युवकों का आरोप है कि 15 मार्च से केस दर्ज कराने के लिए दौड़ रहे थे। अब जाकर के प्राथमिकी हुई है। इस बीच कंसल्टेंसी वाले फरार भी हो गए हैं और अब ट्रेवल्स हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा से सड़क पर हिंदू राष्ट्र लिखा बैनर लगाने पर विवाद हो गया। जहां बिहार के दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम राजीव प्रकाश मधुकर है। वे विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री बताया जा रहा है। आरोप है कि शहर का माहौल बिगाड़ने के मकसद से विश्व हिंदू परिषद नेता ने ये हिंदू राष्ट्र लिखा है और ये बैनर लगाया है। जहां लहरियासराय थाना के अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने शुक्रवार को बताया है कि हिंदू नव वर्ष और फिर चैती दुर्गा पूजा के मौके पर शहर में हिंदू राष्ट्र लिखा बैनर सड़क पर टांगा गया था। इसे लेकर के दूसरे धार्मिक संगठनों के लोगों ने विरोध किया। जी हाँ, उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। जब उसके बाद उस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के बाद आरोपी राजीव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर इस बैनर के फोटो वीडियो वायरल हो गए। हिंदू राष्ट्र लिखे बैनर की वजह से शहर का माहौल गर्मा गया और लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। डीएम राजीव रोशन को जब पता चला तो फिर उन्होंने तुरंत एसएसपी को कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद सड़क से ये बैनर हटा दिया गया। वही केस दर्ज करके सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक प्रेमी युवक ने अपने प्रेमिका के घर जाकर के उसकी मांग में सिंदूर भर दी। इसकी सूचना मिलते ही प्रेमिका के परिवार वाले भड़क गए, जब गुस्से में लड़की के परिवार वालों ने लड़के की जमकर के पिटाई कर दी। इसके बाद प्रेमी युवक को पुलिस को सौंप दी गई। सूचना मिलने पर हिसुआ थाना एसआई हिमांशु पप्पू ने हिसुआ के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित एक मकान से दोनों प्रेमी जोड़ा को हिरासत में लेकर के थाना भेज दिया है। जी वहीं इस मामले की पूरी क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। हिसुआ पुलिस ने बताया है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। प्रेमी युवक की पहचान औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर थाना क्षेत्र के कनाप ग्राम निवासी कुंदन कुमार के रूप में हुई है, जहाँ वही प्रेमिका की पहचान हिसुआ थाना क्षेत्र के सचोल ग्राम निवासी राधा कुमारी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों में कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका राधा कुमारी हिसुआ ब्लॉक में दोनों और फिर सोनसा पंचायत के ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत थी और प्रोफेसर कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी, जहां प्रेमी युवक हमेशा आता था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार करीब 18 सालों से राज कर रहे हैं, जहाँ हालांकि उन्होंने कभी अपने दम पर यहाँ सरकार नहीं बनाई है, जहाँ उन्होंने सदैव गठबंधन के दम पर ही शासन किया है। सबसे अधिक समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चलाई है। जब वहीं एनडीए से अलग होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का समर्थन स्वीकार किया। इस बार जब नीतीश कुमार ने बिहार में गठबंधन तोड़ा तो फिर केंद्रीय गृह मंत्री और फिर भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने साफ कर दिया है कि उनके लिए भाजपा के दरवाजे अब सदा के लिए बंद हो चुके हैं। जेडीयू के खिलाफ भगवा पार्टी के तेवर सिर्फ अमित शाह के बयान में ही नहीं दिख रहे हैं, बल्कि राजनीति में भी साफ झलक रही है। बीजेपी ने चंद दिनों पहले बिहार में अपना नया अध्यक्ष चुना है। जब बिहार जैसे राज्यों में जाति को काफी ध्यान में रख करके कोई सियासी फैसले लिए जाते हैं। जब बीजेपी ने कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को बिहार में पार्टी की कमान सौंपी दी है। जब शकुनी चौधरी के बेटे को नेतृत्व सौंप करके बीजेपी ने नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक लव कुश समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश की है। भाजपा की तरफ से ये कोई पहला हमला नीतीश कुमार के लव कुश वोट बैंक पर नहीं किया गया है। जब बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की भी शोर सुनाई देती है कि उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत और फिर नई पार्टी के गठन के पीछे भी बीजेपी की रणनीति है। जब कहा जा रहा है कि प्रदेश के पीछे उन्हें बीजेपी का मजबूत समर्थन हासिल हो रहा है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात भी की थी। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने वालों में जायसवाल अकेले बीजेपी नेता नहीं हैं। बिहार के इस बहुचर्चित लव कुश समीकरण में कुर्मी और कुशवाहा आते हैं। जब बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार कुर्मी जाति के सबसे बड़े और फिर दिग्गज नेता हैं, जब उनकी संख्या हालांकि सिर्फ 2.5% के करीब है, वही इस समीकरण में सबसे बड़ा शेयर कुशवाहा का है, जो कि करीब 5.5 में से 6% तक है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा और बिहार बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष इसी जाति से आते हैं। कुशवाहा का वोट बैंक के बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने नीतीश कुमार को सियासी रूप से कमजोर करने के लिए इस जाति को लुभाने की कोशिश की है। दोस्तों बात करेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उनकी लोकसभा सदस्यता कल रद्द कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने आप सबसे काफ़ी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। इसका हमको हर रोज़ नए नए मिसाल मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, मुद्दे पर जाता हूं। उनमें 20,000 करोड़ रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया। अडानी जी का पैसा नहीं है, अडानी जी का बुनियादी ढांचा से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। जब पैसे किसी और का है, सवाल यह है कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, ये सवाल मैंने पूछा था। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं संसद में सबूत देकर के जिसे मैंने मीडिया रिपोर्ट से निकाला था, अडानी जी और फिर मोदी जी के रिश्ते के बारे में विस्तार से बोला। नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता नया नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब से रिश्ता है। इसके बहुत सारे पब्लिक सबूत हैं। यह दोनों लोगों की हवाई जहाज़ में मैंने फ़ोटो दिखाई थी। नरेंद्र मोदी जी बहुत आराम से जहाज़ में अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे। ये सवाल मैंने संसद में पूछा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवास को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को रिहा कर दिया गया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स की पूछताछ में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। जब गुजरात के सूरत से हिरासत में लिए गए अंकित कुमार से पुलिस ने पूछताछ में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं पुलिस को, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया है। गिरफ्तार युवक ने बताया है कि होली के मौके पर वह गुजरात से बिहार स्थित अपने गाँव आया था, जब यहाँ उसे
पीने के लिए शराब नहीं मिली तो फिर उसने गुस्से में आकर के सीएम नीतीश कुमार को जान से मार देने की धमकी दे दी। जब उसने शराब के नशे में युवक ने धमकी दी थी, जांच में उसकी कोई गलत मंशा सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस के अनुसार वैशाली जिले के लालगंज का रहने वाला अंकित गुजरात के सूरत में काम करता है। वह हर दिन शराब का सेवन करता है। होली में जब वह अपने गाँव पहुँचा तो फिर उसे पीने के लिए नहीं मिला, लिहाजा शराबबंदी लागू किए जाने से वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज था। युवक ने पुलिस को बताया है कि गुजरात जाने के बाद उसने वहां जम करके शराब पी और गूगल से एक न्यूज़ चैनल का फ़ोन नंबर निकाला जिसके जरिए वह धमकी दी। दोस्तों बात करते हैं कि इस वैवाहिक कार्यक्रम वाले सीजन में बिहार के यात्रियों के लिए एक परेशानी भरी खबर सामने आई है। दरअसल इस सीजन में शादियां खूब धड़ल्ले से होती है। ऐसे में मांगलिक कार्य के लिए लोग देश के अन्य शहरों से बिहार की यात्रा बड़ी संख्या में आते हैं। जी हाँ, ऐसे में अगर आप भी बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और आप अपना टिकट बुक करा लिए हैं तो फिर जाने से पहले इस खबर को आप जरूर देख लें और सुन लें, जिससे आपको परेशानी ना हो। ऐसे में यात्रा करने वाले यात्रियों को आप बता दें कि रेलवे की तरफ से बिहार से चलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये सारी ट्रेनें 30 मार्च तक रद्द रहेगी। वहीं 17 सुपरफास्ट मेल और फिर एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। दोस्तों बिहार के गया का मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल चर्चा में है क्योंकि यहाँ अब कैंसर मरीजों को फ्री में इलाज मिलेगा। मगध प्रमंडल के लिए ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जहाँ कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी के लिए अब मुंबई या फिर अन्य राज्यों को नहीं जाना पड़ेगा। कैंसर मरीजों के लिए 25 वार्ड का आधुनिक तकनीक से लैस भवन मिला है, जहाँ गया के एनएमसीएच में आधुनिक तरीके से मरीजों को चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है। अब यहाँ एक और उपलब्धि मिली है, इस अस्पताल में कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकेगा और भी फ्री में। इलाज पूरी तरीके से फ्री होगी। ये मगध प्रमंडल गया के अलावा औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा की जिले के लोगों के लिए बड़ी सुविधा के रूप में होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी 10वीं का रिजल्ट यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट तय समय में जारी करेगा। रिजल्ट की घोषणा की तिथि और समय बीएसईबी की ट्विटर और फेसबुक पेजों पर शेयर किया जाएगा। छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं जब वे बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in और फिर result.biharboardonline.com पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इंटर के रिजल्ट की तरह बीएसईबी के शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की उम्मीद है, जहां रिजल्ट और टॉपर्स के नामों की घोषणा की जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि भोजपुर जिले के आरा शहर के महावीर टोला में स्थित एक निजी नेत्र अस्पताल में एक महिला के मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। शुक्रवार की रात सौजन ने लापरवाही का आरोप लगा करके अस्पताल में जम करके हंगामा किया। जब बाद में नवादा थाना समेत अन्य थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को किसी तरह संभाला। अस्पताल में हंगामे के बीच अफरा तफरी मची रही जब पीड़ित महिला 60 वर्षीय चंपा देवी नवादा थाना क्षेत्र के गोरना रोड स्थित कैलाश नगर में निवासी गुप्तेश्वर राम की पत्नी है। जब पीड़ित महिला की बहू रिंकी देवी ने बताया है कि उसकी सास चंपा देवी को मोतियाबिंद हुआ था। इसको लेकर के शुक्रवार की सुबह उनके देवर सास को महावीर टोला में स्थित नेत्र अस्पताल लाए थे। जांच के बाद डॉक्टर ने महिला की दाईं आंख में मोतियाबिंद होने की बात कही और ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई। जब परिवार की सहमति के बाद डॉक्टर ने महिला की एक आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। हालांकि ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। जब शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे महिला को उल्टी होने लगी। इसके बाद डॉक्टर उन्हें पानी चढ़ाया। शाम के करीब 5 बजे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जमा कराए गए पैसे परिवार वालों को रिटर्न कर दिया और बोला गया है कि अब इसकी आंख की रोशनी नहीं आएगी। ये सुनते ही परिवार वालों का आक्रोश भड़क उठा। परिवार वालों ने नेत्रालय क्लिनिक में जम करके हंगामा शुरू कर दिया। ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के कारण आंख की रोशनी खत्म होने का आरोप लगा रहे थे, जब मांग कर रहे थे कि आंख की रोशनी पहले की तरह वापस लौटाया जाए। दोस्तों बिहार बोर्ड के 12वीं का हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है। इसके बाद परीक्षार्थियों की भी अजीबोगरीब किस्से सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड में पहले नकल और पेपर लीक जैसी बातें सामने आ चुकी है। वहीं यहां पर एक छात्रा ने यानी कि एक लड़की ने अपनी कॉपी पर ही मोबाइल नंबर लिख दिया या साथ ही शिक्षक से प्यार का इजहार भी कर दिया। आपको बता दूं कि कई बार कर्मियों की भी गलती सामने आई है। इसके अलावा कई बार छात्र अपने कॉपी को भरने के चक्कर में कॉपी में गाने तक लिख दिया करते हैं। जी हाँ, जानकारी के अनुसार
कई छात्रों को लगता है कि कॉपी को भर देने से ही वे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि शिक्षक उनकी कॉपी को बिना पढ़े ही भरी हुई कॉपी को देख करके उन्हें पास कर देंगे। कई छात्र अपने कॉपी पर भोजपुरी गाने लिखते हैं तो फिर कई परीक्षा में पास करा देने की विनती करते हैं। वहीं कुछ लड़कियां लिखती है कि उन्हें पास करा दिया जाए, जिसके बाद उनकी शादी जल्द हो जाए। आपको बता दूं कि बिहार के टॉपर स्कैम के किस्से भी चर्चे में रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहा। साल 2022 में ऐसे कई कॉपियां वायरल हुए थे जिसमें छात्रा ने 500 रुपए के साथ मैट्रिक में पास नहीं होने को शादी टूट जाने का कारण बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई छात्र यहां शिक्षक से नंबर बढ़ा देने के लिए फोन पर भी अपील करते हैं। वही परीक्षार्थी और फिर उनके परिवार वालों के नंबर बढ़ाने के लिए सौदा करने की बात भी सामने आ चुकी है। पिछले साल एक छात्र की भी कॉपी वायरल हुई थी जिसमें उसने भोजपुरी गाना लिखा था। दोस्तों बात करते हैं कि राहुल गांधी को सजा के मामले में अब बिहार में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। जब सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई, जिसको लेकर के बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस आरजेडी ने मिलकर के हंगामा किया। पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं माले के विधायक ने भी कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जेडीयू ने दूरी बना ली, जहां उसने कांग्रेस का साथ नहीं दिया है। जेडीयू बस चुपचाप मूर्ख दर्शक बन करके तमाशा देखते हुए नजर आ रही है। जहां महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने मिलकर के विधानमंडल गेट से लेकर के विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च करते हुए ही सदन में पहुंचे। इस दौरान हाथों में पोस्टर लेकर के सभी ने बीजेपी सरकार का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। विपक्ष ने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि भारत विपक्ष मुक्त हो जाए, भारत में बस वही रहे, लेकिन उनकी साजिश कभी भी सफल नहीं होगी। केंद्र सरकार राहुल गांधी को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। जब प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रदर्शन के दौरान जेडीयू एक कोने में चुपचाप खड़ी नजर आई है। जेडीयू नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लिया। जेडीयू नेताओं ने इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका का मामला है, इसलिए हम लोग न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। वहीं बीजेपी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर के सरकार को घेरा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में दारोगा सिपाही के 26,000 पदों पर बहाली होने वाली है। जहां इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी है। खबर के अनुसार बिहार पुलिस में 2000 दारोगा, 2000 चालक, 22,000 सिपाही के पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इन पदों पर भर्ती को लेकर के चयन आयोग के द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों से दारोगा, सिपाही समेत कई तरह के कर्मियों के खाली पड़े पदों की सूची मांगी है। जब कई जिलों ने इसकी सूची मुख्यालय को दे दी है, जबकि कई जिलों में इसकी तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस महीने के अंत तक सभी जिलों से पुलिस मुख्यालय में खाली पड़े पदों की सूची पहुंच जाएगी। इसके बाद चयन पर्षद को बहाली की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे और इन पदों पर बहाली शुरू की जाएगी। दोस्तों किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पटना समेत बिहार में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार सरकार अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपये देती है। खबर के अनुसार फर्स्ट डिवीजन से 10वीं पास करने वाले छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी सेकेंड डिवीजन में से भी मैट्रिक पास करते हैं तो फिर उन्हें 8,000 रुपये दिया जाता है। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लाभ लेने के लिए छात्र छात्राओं को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, इसके लिए बस ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होता है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। जहाँ आवेदन करने के लिए दस्तावेजों के बारे में बात किया जाए तो इसमें आधार कार्ड, 10वीं मार्कशीट, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर आदि होना ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग में 1500 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है, जब बहुत जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खबर के अनुसार भवन निर्माण विभाग में खाली पड़े इंजीनियर और कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की जाएगी। जब वहीं जूनियर इंजीनियरों के 551 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वहीं माली के 1000 पदों पर भर्ती के लिए नियमावली बनाई जा रही है। नियमावली बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। जब बहुत जल्द इन सभी पदों पर भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर जल्द
से जल्द भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अगर आप बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नज़र बनाए रखें, क्योंकि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है और खाली पड़े पदों को भरा जा सकता है। दोस्तों, किशनगंज प्रशासन ने किशनगंज के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। जब किशनगंज प्रशासन ने रमजान को लेकर के अपने टाइम टेबल को ही चेंज कर दिया है। किशनगंज प्रशासन ने किशनगंज के लोगों को राहत देते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो पूरे रमजान लागू रहेगा। जहाँ मामला क्या है हम आपको अभी बताएंगे विस्तार से। दरअसल कुछ दिनों पहले ही बिहार सरकार की तरफ से सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया था। इसके बाद अब बिहार के सरकारी स्कूलों में रमजान माह को लेकर के क्लास टाइम में बड़ा बदलाव किया है। स्कूल की क्लास सुबह 8 बजे से शुरू होकर के दोपहर 3 बजे तक संचालित की जाएगी। इसको लेकर के लेटर भी जारी कर दिया गया है। दरअसल रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। मुस्लिम समुदाय रमजान के महीने को परम पवित्र मानता है। इस पवित्र महीने की शुरुआत चांद देखने के बाद से ही होती है। रमजान का महीना कभी 28 दिन का तो कभी 29 दिन का होता है। रमजान के प्रारंभ होते ही यानी कि शुरू होते ही मुस्लिम लोग रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही उन्हें शाम में अपना रोज़ा तय समय पर खोलना होता है। इस लिहाज से मुस्लिम कर्मियों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल ये आदेश महज एक जिले के लिए जारी किया गया है, वह है किशनगंज जिला। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार का किशनगंज एक इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और ऐसे में जब रमजान शुरू हुआ है तो फिर इसी को ध्यान में रखते हुए इस जिले के यानी कि किशनगंज जिले के सभी सरकारी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के क्लास टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद अब इन इलाकों में क्लास सुबह 8 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। इसको लेकर के डीईओ सुभाष कुमार गुप्ता ने बताया है कि डीएम श्रीकांत शास्त्री के निर्देश पर रमजान माह को देखते हुए विद्यालय की कक्षाएं 8 बजे सुबह से 3 बजे तक संचालित की जाएगी। 24 मार्च से रमजान समाप्ति की तिथि तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। जी आपको बता दूं कि रमजान में हर मुसलमान के लिए रोजा रखना अनिवार्य माना गया है। रोजा की शुरुआत सुबह सहरी के साथ होती है और फिर शाम में इफ्तार करके रोजा खोला जाता है। माना जाता है कि रमजान की शुरुआत चांद देखने के अगले दिन से होता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।